चलिए 26 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई? सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी विजिटेड बलरामपुर इन उत्तर प्रदेश एंड इनॉग्रेटेड सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। बलरामपुर आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिंचाई परियोजना है, हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। स्टैटिक क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट हम लोग पढ़ते रहते हैं। उत्तराखंड, काजीरंगा असम, केबुल लमजाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, मणिपुर, और केवलादेव राजस्थान। आप लोग एक झील के बारे में पढ़ते रहते होंगे, लोकटक झील मणिपुर में है। इसी लेक के बीच में ये नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक प्रजाति है हिरण की जिसका नाम है सेंगाई। इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सेंगाई का एक ही नेचुरल हैबिटेट बचा है और वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? हम लोगों ने बायोमास का पिरामिड सीखा था पुराने क्वेश्चंस में। जलीय इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड हम लोगों ने उल्टा सीखा था, और ये सीखा था कि जो निचले स्तर पर प्रजातियाँ हैं ऊपरी स्तर की प्रजातियों से बहुत कम इनका बायोमास होता है। निचले स्तर पर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन वगैरह मिल जाएंगे, ऊपर तो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो एक ही मछली का बायोमास बहुत बड़ा हो जाता है, हज़ारों टन में रहता है। कोयल मछली को उठा लीजिए, सार्क को उठा लीजिए। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा नहीं होता है, स्थल पे सीधा होता है, लेकिन वाटर में, जल में उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये आप लोग पढ़ते रहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बायोमास पिरामिड की तरह संख्या पिरामिड भी सीधा और उल्टा हो सकता है। आगे चलें, 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्रभूमियाँ हैं? नेचुरल इनलैंड वेटलैंड पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शंस में देख लीजिए, कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है। तो यहाँ पे बांध लिखा हुआ दिख रहा है, तो बांध तो ह्यूमन मेड होता है, तो ये तो नेचुरल नहीं होगा। आप एस्टुरीज भी पढ़ते रहते हैं, डेल्टा भी पढ़ते रहते हैं, ये सब नेचुरल वेटलैंड है। गुजरात में क्रीक पढ़ते हैं, लेगून लेक पढ़ते हैं, ये सारी नेचुरल वेटलैंड्स हैं। एक ही ऑप्शन है जो नेचुरल वेटलैंड है, गोखुर झील, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्ट पेन आजकल न्यूज में रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। सॉल्ट पेन समझ रहे हैं ना, जैसे हज़ारों साल पुरानी कोई झील है, वो झील सूख गई है, तो सूख गई है तो पानी तो सूख गया, लेकिन जो उसमें मिनरल्स हैं और जो सॉल्ट है वो ऊपर सतह पे आ गया। पानी सूखने के बाद मिनरल और साल्ट बचा उस क्षेत्र में, इस बॉडी को साल्ट पेन बोला जाता है। अभी हाल ही में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने न्यू वेटलैंड रूल्स के अनुसार सॉल्ट पेन को वेटलैंड की कैटेगरी से हटा दिया, क्योंकि जो वेटलैंड की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंतर्गत सॉल्ट पेन नहीं आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। और 103 ऑप्शन में ज़रूर होगा, देखिए 103 ऑप्शन में है, ताकि आप लवण कुंड को भी नेचुरल वेटलैंड समझें और सी ऑप्शन मार दें। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य 12 लकड़ी पादपों की खेती, प्रबंधन और अध्ययन है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स एंड अदर पेरिनियल बॉडी प्लांट्स। सिल्वीकल्चर तो होगा नहीं। आप लोग यूपीपीसीएस का फॉरेस्ट सर्विस देते हैं, जिनका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो सिल्वीकल्चर समझ रहे होंगे अच्छे से। सिल्वीकल्चर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है। सिल्वीकल्चर यानी वन वृक्ष को उगाने की जो कला होती है वो सिल्वीकल्चर होती है। ओलरीकल्चर में हम लोग सब्जी उगाने का विज्ञान पढ़ते हैं। अर्बोरिकल्चर, ये नया शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वृक्षारोपण को ही अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। इसी कल्चर में इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स की स्टडी की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरोपोनिक्स समझ रहे होंगे, बिना मिट्टी में प्लांट्स को उगाने की जो कला होती है वो एरोपोनिक्स होती है। चलिए 31 देखिए, क्रांति और रिलेटेड विथ मैच करा दीजिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है। आलू की जगह टमाटर लिख देगा तो ज़्यादा गोल तो टमाटर लगता है, और हम लोग टमाटर को मार के चले जाते हैं, जबकि गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ये सही मैच है। उर्वरक उत्पादन के लिए स्वर्ण क्रांति नहीं है, ब्राउन क्रांति है, भूरी क्रांति। स्वर्ण क्रांति तो शहद उत्पादन के लिए होता है, ये गलत मैच है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, सही मैच है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ये भी करेक्ट मैच है। तिलहन यानी ऑयल सीड्स, ये कोई एक फसल का नाम नहीं है, एक कैटेगरी है। जिन जिन फसलों से तेल निकाला जा सकता है वो तिलहन होती है, जैसे मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। आजकल एक नया शब्द चल रहा है, प्रोटीन क्रांति। पीएम मोदी साहब ने यह नया शब्द दिया है, यह शब्द कृषि के लिए दिया गया, उच्च उत्पादन के लिए दिया गया, मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए दिया गया, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको भी।
32 ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन असम में अवस्थित है। किसके लिए जाना जाता है? राइनोस के लिए जाना जाता है, जैसे काजीरंगा जाना जाता है। पिग्मी हॉक के लिए फेमस है। पिग्मी हॉक समझ रहे हैं ना, सुअर की प्रजाति है। असम के एक और नेशनल पार्क को आपको, असम में एक और नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जानना है, पोवितोरा नेशनल पार्क। इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। पोवितोरा नेशनल पार्क में हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनोस की, और इसको मिनी काजीरंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पोवितोरा नेशनल पार्क का जो लैंडस्केप है, वेजिटेशन है, वो सिमिलर है काजीरंगा के। हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, इको टाइप इज अ टाइप ऑफ स्पीसीज इन विच एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन आर। इको टाइप एनिमल या प्लांट की एक स्पीसीज ही है जो अपने आप में डिस्टिंक्ट है। इनको ये अलग से नाम क्यों दिया गया इको टाइप? स्पीसीज ही बोल लेते, क्योंकि ये प्रजाति लोकल एनवायरनमेंट कंडीशन के प्रति अनुकूल होती हैं, विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं, इसलिए इन स्पीसीज़ को जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेनेटिकली फिक्स्ड, आनुवांशिक रूप से नियत। इन दोनों पॉइंट को एक साथ समझना तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। चलिए 34 देखिए, शारदा मेनन जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत की पहली महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला किस फील्ड में? साइकेट्रिस्ट थी, मनोचिकित्सक थी, फर्स्ट लेडी टू मेंटल हेल्थ, ये ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट लेडी टू मेंटल हेल्थ। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 35 देखिए, हाल ही में किस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का DRDO द्वारा पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तो पिनाका है, लेकिन पिनाका तो 3 ऑप्शन में लिखा है, ये यहाँ पे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिख रहा, इसी का भी हाल ही में परीक्षण किया गया। पिनाका ER, याद रखना, ER वर्जन है। S-400 का नाम याद आ रहा, रसिया का जो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिनाका MK1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। चलिए 36, संपन्न परियोजना के संदर्भ में बताना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, यह प्रोजेक्ट ई पेंशन की सुविधा प्रदान करेगा, यानी डिजिटली एनेबल कर दिया जाएगा और ईजी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, संचार मंत्रालय द्वारा। डिजिटली एनेबल कर दिया तो पेंशन सीधे अकाउंट में जाएगी। पहला पॉइंट पढ़िए, इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया, ये पॉइंट गलत है, 2018 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। दूसरा पॉइंट पढ़िए, इट प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट इनटू अ ई वॉलेट ऑफ बेनिफिशरीज। ई वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, सीधे उनके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो ये पॉइंट भी गलत है, यहाँ पे दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 देखिए, भारत में मैंग्रोव के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। एक चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ से सीखा, जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है, आधे से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट है। पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य प्रदेश में मैंग्रोव का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र है? पहला तो क्वेश्चन से पता चल गया, वेस्ट बंगाल में। दूसरा स्थान जो है वो गुजरात का है, और तीसरा याद रखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे दूसरा पूछा था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। चलिए 38 देखिए, निम्नलिखित गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? आसान सा क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चंस में हम लोगों ने सीखा था ना अच्छे से, और आपसे बोला था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन में, उसके आगे पूछेगा। तीसरी गैस हम लोग कौन सी पढ़ते थे? आर्गन, जो 0.93% थी। आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते थे। हम लोगों ने 4 गैसों का ग्रुप पढ़ा था, पहले 4 ग्रुप में ये थी, दूसरे ग्रुप में निष्क्रिय गैसें थीं। इन दोनों को सब जानता है, इन दोनों को आप पढ़िए, तो यहाँ पे आर्गन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 देखिए, इंसोलेशन के बारे में पूछा है। इंसोलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर बायोस्फीयर इकोसिस्टम। इंसोलेशन तो समझते होंगे, अर्थ की सरफेस पे जितनी भी एनर्जी सन से आ रही है, जितनी भी एनर्जी, या फिर कह लीजिए जितनी आप आ रही है, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। क्योंकि सोलर एनर्जी का बहुत सारा भाग तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ बादलों के द्वारा हो जाता है, कुछ वाटर पेपर के द्वारा हो जाता है, तो जो भी बचा कुछ आ रहा है वो इंसोलेशन ही है, और सब कुछ इसी से होना है पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी पर उपस्थित हर एक चीज़ को इसी के द्वारा गवर्न होना है, यही है एनर्जी का सोर्स। तो पहला पॉइंट करेक्ट लिखा है, ये महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, इसी ऊर्जा को हर एक स्पीसीज अपने अपने तरीके से यूज करती है। रीज़न देखिए, सोलर रेडिएशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फूड एंड केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स।
तो कारण भी ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज फसलों की बुवाई के बाद की एक प्रक्रिया है। बुवाई होने के बाद फसलों के साथ साथ खरपतवार भी उग जाते हैं। यह एक जुताई का ऐसा मेथड है जिससे फसल का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो खरपतवार लगे हैं इन प्लांट्स के साथ, इन पौधों के साथ, फसल के साथ, उनको निकाल दिया जाता है। एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि चारे को खेत से निकालना ताकि फसलों को नुकसान ना हो। अब ये सब काम मशीनों से होने लगा। पहले तो गुड़ाई करते थे, मम्मी लोग खेत पे जाके खुरपी से एक एक करके चारे को निकालती थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फसल बुवाई या रोपण के बाद की गई जुताई, बी ऑप्शन ठीक है। आइए 41 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती वर्षा पर निर्भर नहीं करती। तो ऐसी तो फिलहाल कोई भी कृषि नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है बुंदेलखंड के किसान सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वेटलैंड फार्मिंग लिखा है, आर्द्र भूमि खेती। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पानी भरा ही हुआ है, पानी पे डिपेंड है। उद्यान भूमि खेती, गार्डन लैंड फार्मिंग, वर्षा की ज़रूरत है। शुष्क भूमि खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग, यहाँ तो सबसे ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत है और ये भी वर्षा पे डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जो वर्षा पर निर्भर नहीं करता। चलिए 42 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का क्वेश्चन है। वैसे इन सभी के एग्जाम्पल्स हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते ही रहते हैं। हम लोग इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट पढ़ते रहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ते रहते हैं, और साथ में ये भी पढ़ते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इन बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरेक्शन रहता है। इस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप लोग सब जानते हैं। हर एक वो चीज़ जिसमें जान होती है वो बायोटिक कंपोनेंट में आता है, यानी हर एक फ्लोरा और हर एक फोना, सारा वनस्पति जगत और सारा जंतु जगत। तो इसमें इंटरेक्शन हो रहा होगा ना, वही इंटरेक्शन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये एक दूसरे से हेल्प कैसे लेते हैं, एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं। ये इंटरेक्शन एक एनिमल का एक प्लांट से भी हो सकता है, दो एनिमल में भी हो सकता है, दो प्लांट स्पीसीज में भी हो सकता है। इतना क्लियर है। जैसे आप एक एग्जांपल पैरासिटिज्म का पढ़ते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इंसान और मच्छर। एक स्पीसीज़ ह्यूमन हो गया और दूसरी स्पीसीज़ मॉस्किटो हो गया। मच्छर ह्यूमन से ब्लड सक कर रहा है तो मच्छर को तो फ़ायदा हो रहा है। इसको बोलते हैं कि एक स्पीसीज़ बेनिफिट में है और खून हमारा जा रहा है तो हम तो नुकसान में हैं, यानी दूसरी स्पीसीज़ का नुकसान हो रहा है। तो जब एक स्पीसीज़ फ़ायदे में हो, दूसरी स्पीसीज़ का नुकसान हो, ये वाला जो इंटरेक्शन होता है इसको परजीविता बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सारे इंटरेक्शन तो देख नहीं सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सहजीवता और सहभोजिता के बारे में पूछा गया, यानी सिम्बायोसिस के बारे में और कमेंसलिज्म के बारे में पूछा गया। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग म्यूचुअलिज्म देखते हैं। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे दोनों स्पीसीज़ फ़ायदे में रहती हैं। यहाँ पे आपको एक स्पीसीज़ फ्लावर दिख रहा है और दूसरी स्पीसीज़ यहाँ पे मधुमक्खी दिख रही है। फूलों को मधुमक्खी से क्या फ़ायदा हो रहा है, फूलों का पॉलिनेशन हो जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि फूलों में जो पॉलेंस होते हैं, इन पॉलेंस को एक फूल से दूसरे फूल तक कौन ले जा रहा है, मधुमक्खी ही ले जा रही हैं। और मधुमक्खी को क्या फ़ायदा है फूलों से, आप जान ही रहे हैं, नेक्टर के लिए, शहद के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा दोनों ही स्पीसीज़ को फ़ायदा है, बेनिफिट है। कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता का मतलब होता है कि यहाँ पे एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, दूसरी स्पीसीज़ अनअफेक्टेड रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। और इसका एग्जांपल हम लोग अपने खेतों में भी देखते हैं। भैंस और बगुला वाला एग्जांपल हम लोग जानते हैं, ये भी कमेंसलिज्म का एग्जांपल होता है। भैंसें या जानवर चारा चरती हैं तो चारा चरने के दौरान कीड़े मकोड़े जो निकलते रहते हैं घास से, उनको बगुले खाते रहते हैं, उससे बगुले को फ़ायदा है, भैंस को तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे एक बेनिफिटेड है और दूसरा अनअफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप एक छोटे से मेढक का और पत्ती का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए पत्तियों के पीछे छुप जाते हैं। ट्री फ्रॉक्स यूज प्लांट एज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे फ़ायदा मेढक का है, पत्ती को तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है, यानी अनअफेक्टेड है। तो ये भी कमेंसलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इतने से हो जाएगा ना। अब जल्दी से पढ़िए पहला पॉइंट, सहजीवता यानी म्यूचुअलिज्म जो देखे थे आप, में दोनों जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ये तो गलत है ना, दोनों ही फ़ायदे में रहती हैं, यहाँ पे प्रभावित तो कर ही रही है ना। दूसरा पॉइंट है पारस्परिक क्रिया से दोनों जीवों के लिए उपयोगी है। ये पॉइंट पूरा हिंदी में छपा नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। बी पॉइंट में लिखा है सिम्बायोसिस इज व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल टू बोथ द इंडिविजुअल। यही देखा था ना हम लोगों ने, दोनों को फ़ायदा हो रहा था। तो बी पॉइंट करेक्ट है, यहाँ पे भी टिक लगा देते हैं। सी पॉइंट में है सहभोजिता तब होती है जब परस्पर क्रिया से दोनों जीवों में से कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं होता है। ये भी गलत है, यहाँ पे एक फ़ायदे में रहती है और दूसरा अनअफेक्ट रहती है। जब एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करेंगे तो इंटरेक्शन कैसा हुआ, ये पॉइंट गलत है। डी पॉइंट है सहभोजिता, इसी के बारे में व्याप्त है जब अंतरक्रिया दोनों जीवों के लिए उपयोगी है।
दिक्कत हो रही है हिंदी में, इंग्लिश पढ़ लीजिए। कमेंसलिज्म इज़ व्हेन द इंटरेक्शन इज़ यूजफुल टू बोथ द पॉपुलेशन। तो ये सहभोज्यता नहीं होती है, ये सहजीविता होती है। ये भी गलत लिखा है, सही पता करना था, सही हम लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, चलिए 43 देखिए। 43 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा तापमान के क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन एवं अध्ययन किया जाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर पूछा है। ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप लोग, वर्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल भी पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर की स्टडी की जा रही है तो ऑब्वियसली समताप रेखाओं के द्वारा की जाएगी, आइसोथर्म के द्वारा की जाएगी, आइसो बार से थोड़ी ना की जाएगी। हम लोग प्रेशर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइसो का मतलब होता है इक्वल और थर्म का मतलब थर्मल यानी टेम्परेचर, यानी ये ऐसी लाइनें होती हैं जहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को मिला दीजिए जहाँ पे सेम टेम्परेचर है तो आइसोथर्म लाइन बन जाती है। आप ग्लोब पे 3 रेखाएं पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल जोन पढ़ते हैं। आप ये भी जानते हैं कि दिसंबर के महीने में सन कहाँ पे ओवरहेड होता है? मकर रेखा पे ओवरहेड होता है। और आप 21 दिसंबर पढ़ते रहते हैं डेट, 21 दिसंबर पे मकर रेखा पे होता है सन। तो आपने देखा कि दिसंबर के मंथ में सन मकर रेखा पे रहता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम होगा, इस लाइन पे पूरा टेम्परेचर सेम होगा हर जगह, ऐसा नहीं है। आप जान रहे हैं कि इस जोन में बहुत सारे वेरिएशन होंगे, कहीं पे पहाड़ होंगे, कहीं पे प्लेटी होंगे, कहीं पे महासागर आ जाएगा, फिर कहीं पे झील आ जाएगी, फिर कहीं पे जंगल आ जाएगा। तो टेम्परेचर की लाइन सेम तो नहीं बनेगी। जहाँ पर डेजर्ट होगा टेम्परेचर राइज कर जाएगा, जहाँ पे जंगल आ जाएगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, महासागर आ जाएगा तो भी टेम्परेचर डाउन रहेगा। अगर महासागर में कोई गर्म जलधारा बह रही है तो उसके चलते टेम्परेचर राइज हो गया। तो इस तरीके से ये पॉइंट बन गए टेम्परेचर के। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तब जाके आइसोथर्म बनती है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसी आइसोथर्मल लाइन नहीं है या फिर आइसोबार लाइन नहीं है जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, अब वो आप लोग समझ रहे हैं। अब 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने संयुक्त रूप से कॉनबोक 21-22 लॉन्च किया? नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन। ये साहब कौन बैठे हैं सामने? राजीव कुमार साहब बैठे हैं, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, और इनके बारे में ही पढ़ते रहते हैं। अमिताभ कांत साहब, ये CEO हैं नीति आयोग के। ये स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल रिसर्च सिम्पोजियम है, नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन। चलिए अब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 45 देखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना है। कैथरीन रसेल इनका नाम है। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की असिस्टेंट भी हैं। यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी बोला जाता है। 46 देखिए, हस्तशिल्पकारों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा भारत के किस भाग के लिए की गई है? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम टुडे फॉर ग्रास रूट आर्टिसंस इन नॉर्थ ईस्ट। किस रीजन के लिए है? नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चलिए 47 देखिए। 47 में क्या है? यहाँ पे प्रवाल के बारे में पूछ रहे हैं। कोरल, कोरल तो जानते हैं एक लिविंग एनिमल होता है। जब ये जिंदा होते हैं तो बड़े सुंदर दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो सफ़ेद पड़ जाते हैं। कोरल्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये दूसरी स्पीस के लिए बहुत बड़ा हैबिटेट का काम करते हैं। दूसरी प्रजातियों के लिए ठिकाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। और ये दूसरी स्पीसीज है कौन जिनको ये ठिकाना सहारा मिल रहा है? शैवाल। ये सूक्ष्म शैवाल हैं, इनको जू जंथली बोलते हैं, जू जंथली। ये जो आपको कलरफुल स्पीसीज दिख रही है ये सारी की सारी क्या हैं? ये सब कोरल्स हैं। ठीक है, ये सब कोरल हैं। तो यहाँ पे कोरल ने तो बसेरा दे दिया शैवाल को, तो शैवाल को तो फ़ायदा हो गया, यानी एक स्पीसीज जो शैवाल थी वो तो बेनिफिट हो गई। अब शैवाल का काम देख लेते हैं कि शैवाल कोरल को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोरल क्या है? एक जीव है, एनिमल है। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। शैवाल क्या है? ये प्लांट सेल है। एनिमल की फितरत क्या होती है? एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। और प्लांट्स की फितरत क्या होती है? यही CO2 का यूज करके प्लांट सेल ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इस ऑक्सीजन की भी तो ज़रूरत है कोरल्स को। यानी आपने यहाँ पे देखा दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। तो ये रिलेशनशिप कैसा हुआ, इंट्रैक्शन कैसा हुआ? सिम्बायोटिक हुआ, म्यूचुअलिज्म हुआ, जो हम लोगों ने पहले सीखा। चलिए तो यहाँ पे जल्दी से पढ़ लीजिए पॉइंट। पहला पॉइंट सही है, सजीव जीव है। दूसरा पॉइंट रिलेशनशिप सहजीवी है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलें, चलिए 48 देख लीजिए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। एसिड रेन पूछ रहे हैं। हम लोगों ने ब्लड रेन के बारे में भी पढ़ा। ब्लड रेन में जो लाल रंग के डस्ट पार्टिकल थे उनको मिक्स कर दीजिए तो बारिश लाल रंग की हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे वर्षा में एसिड घुसा दीजिए, मिक्स कर दीजिए तो अम्लीय वर्षा हो जाएगी। और वो एसिड कौन से हैं?
नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 देखिए, पौधों की वृद्धि होती है जब मृदा का पीएच वैल्यू एक्चुअली पूछें, मृदा का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए जिसमें पौधों की वृद्धि होती है। तो पीएच वैल्यू एक लिमिट में ही होगी। ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो वो भी नुकसानदेह है, और ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तो वो भी नुकसानदेह है। 0 से ज़्यादा और 7 से कम यहाँ पे एसिडिटी को मेजर किया जाता है। एग्जैक्ट 7 पे न्यूट्रल होती हैं चीज़ें, 7 से ज़्यादा और 14 तक यहाँ पे कोई भी चीज़ बेसिक होता है, क्षारीय होता है। इस स्केल में कौन सी रेंज है जहाँ पे ना तो ज़्यादा अम्लीय है ना तो ज़्यादा क्षारीय है? तो यही वाला जोन है। तो ये वाला जोन यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है। 6.0 से 7.5 pH के मध्य होना चाहिए। इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा कि मृदा को अम्लीय क्षारीय दोनों होना चाहिए, दोनों के फीचर होना चाहिए। 6 से 7.5 का तो यही मतलब हुआ ना कि मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों है। चलिए 50 देखिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन। चावल गहनता प्रणाली के बारे में पहले समझ लेते हैं है क्या। किसी भी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है उन सभी मेथड्स को इस प्रणाली में चेंज किया जाता है। इस सिस्टम में बेसिकली जड़ वृद्धि पर जोर दिया जाता है। एसआरआई मेथड से जो चावल की फसल उगाई जा रही है, आप उनके रूट्स देखेंगे तो बहुत बड़े रूट्स होते हैं, बहुत बड़ी जड़ें होती हैं, जिससे इनको नमी की सप्लाई होती रहती है सॉइल के द्वारा। और आप नॉन एसआरआई चावल की फसल देखेंगे और उनकी जड़ें देखेंगे तो बहुत छोटी जड़ें रहती हैं। छोटी जड़ें अगर रहेंगी तो सॉइल से मॉइस्चर रिसीव नहीं कर पाएंगी और बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। मेडागास्कर के एक पादरी थे हेनरी डी लोलानी, ये जाने जाते हैं एसआरआई के लिए। राइस के इस प्लांट को देखिए और इस प्लांट को देखिए, ये एसआरआई मेथड से प्लांट उगाया गया है और ये नॉन एसआरआई से। यहाँ पे आप लेंथ देख सकते हैं प्लांट की, रूट से देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज कट रही है, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों फसल में। तो ज़्यादा ईल्ड कौन होगी? ऑब्वियसली ये फसल ज़्यादा ईल्ड होगी, मोर प्रोडक्टिव होगी। इसमें ग्रेन्स ज़्यादा होंगे, ग्रेन्स जो होंगे वो बड़े बड़े साइज के होंगे। चलिए, तो ये हेनरी डी लोलानी साहब मेडागास्कर के थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।